नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर इसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां से समाधान के लिए हमको काष्ठ 100 पेटिकाएं का साक्ष्य मिलता है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां शवों को दफनाने के लिए हमको लकड़ी के ताबूत मिलते हैं? ठीक है, क्या होता है तो कौन सा बताइएगा। क्या आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां से शवों को दफनाने के लिए लकड़ी के ताबूत के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी के ताबूत मिलते हैं? तो बताएंगे क्या आंसर होगा। हड़प्पा होगा, लोथल होगा, मोहनजोदड़ो होगा या फिर कालीबंगा होगा? कौन सा स्थल है जहां से शवों को दफनाने के लिए, समाधान के लिए लकड़ी के ताबूत या फिर काष्ठ 100 पेटिका के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो क्या आंसर करेंगे। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हड़प्पा हो जाएगा। याद रखेंगे, हड़प्पा जो है इसकी खोज कौन कर रहे हैं? तो 1921 में अगर हम लोग बात करेंगे तो दयाराम साहनी खोज कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं? तो 1921 में हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा की जा रही है। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, पंजाब प्रांत में। ठीक है, कहाँ पर? तो पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज हो रही है। 1921 में दयाराम साहनी खोज कर रहे हैं। और यहाँ से आपको क्या हो रहा है, हड़प्पा से अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको अन्नागार की प्राप्त होती है। ठीक है, अन्न रखने के स्थान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यहाँ से एक कब्रिस्तान भी आपको प्राप्त होता है जिसको R37 नाम दिया गया। ठीक है, क्या हो रहा है? तो एक कब्रिस्तान प्राप्त हो रहा है जिसको R37 नाम दिया गया, याद रखेंगे। और यहीं से लकड़ी के ताबूत भी आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? बताइएगा। तो क्या हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर जो है ग्रंथ या फिर कहेंगे वेद है जिससे क्या हो रहा है, जिससे आपको गणितीय लेखन या फिर कहेंगे ज्यामितीय सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है? तो आरण्यक होगा, कल्प सूत्र होगा, निरुक्त होगा या फिर शुल्ब सूत्र होगा? तो बताइएगा कौन है जहां पर आपको प्राचीन भारतीय गणितीय लेखन ज्यामितीय से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उल्लेख प्राप्त होते हैं? तो आंसर आप क्या कर दोगे, तो ऑप्शन कर देना डी, शुल्ब सूत्र। ठीक है, क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुल्ब सूत्र में प्राचीन भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित साक्ष्य, ज्यामितीय से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, दांडी मार्च संबंधित है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। दांडी मार्च अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, दांडी मार्च जो है इसकी शुरुआत कब हो रही है? तो इसकी शुरुआत होगी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हो रही है। और कहाँ से शुरुआत होगी, अगर आपसे पूछ ले कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो याद रखेंगे साबरमती आश्रम से। ठीक है, कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। गांधी जी शुरुआत कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ शुरुआत करेंगे? तो गांधी जी जो हैं वो 78 प्रतिनिधियों के साथ, अपने याद रखेंगे 78 प्रतिनिधियों के साथ। ठीक है, 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी क्या करते हैं, तो यात्रा शुरू करते हैं अपनी। और 24 दिन की कुल यात्रा होगी। कितने दिन की? 24 दिन की यात्रा होगी। 24 दिन की यात्रा होगी और कितनी दूरी तय की जाएगी? तो 241 मील की दूरी। कितनी दूरी? तो 24 दिन की यात्रा के दौरान 241 मील की दूरी को तय किया जाएगा। और 5 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुंचेंगे? तो 5 अप्रैल को
5 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात में, अगर हम लोग बात करेंगे तो गुजरात में दांडी तट पर पहुंचते हैं। कहां पर? तो गुजरात में 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी तट पर पहुंचते हैं। और 6 अप्रैल को गांधी जी क्या करेंगे? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं और यहीं से नमक सत्याग्रह या फिर आप कहोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। याद रखेंगे कब? 1930 में। ठीक है, तो दांडी मार्च जो है वो किससे? तो वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? ए आंसर करिएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ। करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल ने। ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखो, अगर आपसे पूछा जाए करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, किसने दिया था? तो नारा जो है ये करो या मरो का, ये दिया है यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान से नाम सुन लीजिएगा। यूसुफ मेहर अली जो है, इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। और इन्होंने ही साइमन गो बैक का भी नारा दिया था। ठीक है, क्या किया था? इन्होंने ही साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। ठीक है, यूसुफ मेहर अली, इन्होंने ही करो या मरो का नारा दिया था और इन्होंने ही साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा भी दिया था। अब ये बात और है कि जो ये करो या मरो का जो नारा है, इसको लोकप्रिय कौन बनाता है? तो इसको लोकप्रिय बनाएंगे कौन? महात्मा गांधी बनाते हैं। किस आंदोलन के दौरान बनाएंगे? तो याद रखेंगे 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, कौन से? तो 1942 में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान याद रखिएगा गांधी जी इस करो या मरो के नारे का प्रयोग करते हैं और इसे लोकप्रिय बनाते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी यहाँ पर आंसर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार किस नगर में हुआ था? अंबाला में, अमृतसर में, आगरा में या फिर अजमेर में? आपको पता है कि 1919 में क्या हो रहा है? तो 1919 में रॉलेट एक्ट आ रहा है। ठीक है, कौन सा? तो रॉलेट एक्ट आ रहा है और इस रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो इसको काला कानून कहा गया। ठीक है, क्या किया गया? तो 1919 में रॉलेट एक्ट आ रहा है जिसको काला कानून कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? और बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जा रहा है। क्या हो रहा है? तो बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जा रहा है। एक ऐसा कानून जिसमें ना तो आप वकील कर सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं, आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। काला कानून कहा गया है। और इसी के विरोध में क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, क्या हो रहा है? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की जाती है जिस पर क्या होता है? जिस पर उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर थे माइकल ओ डायर के द्वारा गोली चला दी जाती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और इसी घटना को हम लोग जालियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में। ठीक है, कहाँ पर? तो ये पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो बी आंसर कर देंगे। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हो रही है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर शहर में। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाद में इसकी जांच के लिए क्या होगा? तो इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया जाएगा। ठीक है, क्या होगा? तो एक तो हंटर कमेटी का गठन किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा और दूसरा क्या हो जाएगा? कांग्रेसियों के द्वारा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी की। ठीक है, किसकी? तो मालवीय जी की अध्यक्षता में क्या होगा? तो मालवीय जी की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी भी गठित की जाएगी। याद रखेंगे, तो ये दोनों जो समितियां हैं, तहकीकात कमेटी, ठीक है, तहकीकात कमेटी जो है, तो ये दोनों जो कमेटियां हैं, इन दोनों का संबंध किससे है? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, हंटर कमेटी और क्या हो जाएगा? और तहकीकात कमेटी, दोनों का संबंध किससे? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। तहकीकात कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में हुए थे? महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? 1916, 1924, 1936 या फिर 1934? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? अच्छा देखो, एक प्रश्न और गांधी जी से बन जाता है, गांधी जी से एक प्रश्न और बन जाएगा कि गांधी जी किस अधिवेशन में पहली बार शामिल होते हैं? गांधी जी
किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हो रहे हैं? गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, क्या हो रहे हैं? गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हो रहे हैं? तो क्या आंसर करोगे? पहली बार शामिल हो रहे हैं, ठीक है। गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हो रहे हैं? तो आप आंसर क्या करेंगे? तो आप आंसर करोगे 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दिनसा वाचा ने, ठीक है। किसने? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दिनसा वाचा ने, ठीक है, याद रखेंगे। तो 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, और इस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो अध्यक्षता इन्होंने की थी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था? गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सीमांत गांधी किसे कहते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी को, सर सैयद अहमद खां को, मोहम्मद अली जिन्ना को, खान अब्दुल गफ्फार खां को। भारत में सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? क्या आंसर करिएगा, बताइएगा सभी लोग। भारत में सीमांत गांधी के नाम से, तो क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, खान अब्दुल गफ्फार खां को। देखो इनको हम लोग बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खां जो है, तो इनको हम लोग बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। और इनका संबंध जो है वो क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध खुदाई खिदमतगार नामक संगठन, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन, खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती दल, ठीक है, किससे? और लाल कुर्ती दल से है, याद रखिएगा, ठीक है। किससे है? तो लाल कुर्ती दल से। कभी भी आपसे पूछा जाए लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार नामक संगठनों से किसका संबंध है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां का है, जिन्हें बादशाह खान, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और एक प्रश्न इनके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि ये पहले क्या है? ये पहले गैर भारतीय हैं, ये पहले गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। ये पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। याद रखेंगे क्या होगा? तो भारत रत्न दिया जाएगा। कब दिया जाता है? ठीक है, भारत रत्न दिया गया। ये पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? तो आप आंसर करोगे 1987 में, 1987 में अब्दुल गफ्फार खां जो है ये पहले गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौरी चौरा कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपको पता है कि जो चौरी चौरा कांड है ये क्या हो रहा है? तो 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। 4 फरवरी किताबों में आप देखोगे, अच्छी एथेंटिक किताबों में देखोगे आप हिस्ट्री की, तो वहां पर आपको 5 फरवरी मिल जाता है। तो 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी 1922 को क्या हो रहा है? तो गोरखपुर में अगर हम लोग बात करते हैं तो गोरखपुर में एक जनसभा निकल रही थी और अंग्रेजों ने उसको रोकने का प्रयास किया और लाठी चार्ज किया, बल प्रयोग किया, जिसके बाद भीड़ जो है, जनता जो है वो उग्र हो जाती है और पुलिस वालों पर हमला बोल देती है। और पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए थाने में, स्टेशन में छिपते हैं और चारों तरफ से भीड़ उन्हें घेर लेती है और स्टेशन में आग लगा देती है, जिसकी वजह से कई सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो ये घटना चौरी चौरा के नाम से प्रसिद्ध थी, ठीक। अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि जब चौरी चौरा घटना हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो क्या हो जाएगा? तो 5 फरवरी 1922 को ये घटना हो रही है गोरखपुर में, और इस दौरान भारत में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रेडिंग थे, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड रेडिंग थे। रेडिंग का जो समय है वो है 1921 से लेकर के 1926 का, ठीक है। लॉर्ड रेडिंग इस समय भारत में वायसराय है, इन्हीं के समय में ये घटना घट रही है। समय इनका है 1921 से लेकर के 26 तक। और एक बात याद रखेंगे, रेडिंग जो है ये भारत के पहले यहूदी वायसराय थे, ठीक है। क्या थे? ये भारत के पहले यहूदी वायसराय थे, लॉर्ड रेडिंग, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पहले यहूदी वायसराय हैं लॉर्ड रेडिंग। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बहादुर शाह जफर को कहाँ दफनाया गया? आपको पता है बहादुर शाह जफर जो है, ठीक है, तो ये अंतिम मुगल बादशाह हैं,
ठीक है। बहादुर शाह जफर जो है ये क्या है, ये अंतिम मुगल बादशाह हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में क्या किया है, क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया। ठीक है, दिल्ली का, दिल्ली जो है, दिल्ली से क्या किया है, तो दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से नेतृत्व किया है। ठीक, और क्या होता है, अंग्रेज जो है वो जल्दी ही दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है ये पराजित हो जाते हैं। और जब पराजित हो जाते हैं तो इनको कहाँ पर, तो इनको म्यांमार, ठीक है, कहाँ पर, तो इनको म्यांमार निर्वासित कर दिया जाता है। इनको काले पानी की सजा दे दी जाती है और इनको क्या कर दिया जाता है, इनको म्यांमार निर्वासित कर दिया जाता है। अंतिम मुगल बादशाह, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय है। 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व करते हैं, लेकिन ये अंग्रेजों से पराजित होते हैं। उसके बाद इनको निर्वासित कर दिया जाता है, म्यांमार निर्वासित कर दिया जाता है और इनकी म्यांमार में ही मृत्यु हो जाती है। तो इनको कहाँ पर दफनाया जाएगा, तो इनको रंगून में दफनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, तो इनको रंगून में दफनाया जाता है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, 1862 में क्या होता है, तो 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1857 की क्रांति में ये असफल रहते हैं और अंग्रेजों द्वारा पराजित होते हैं। उसके बाद इनको पकड़ लिया था और 1862 में क्या होता है, इनकी रंगून में मृत्यु हो जाती है, जहां इनको निर्वासित कर दिया गया था, इनको भेज दिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1909 के अधिनियम के समय भारत सचिव कौन थे। देखो, आपको पता है 1909 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1909 में एक मार्ले मिंटो एक्ट आया था। ठीक है, आपको पता होगा कि 1909 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1909 में ही मार्ले मिंटो एक्ट आया था। और मार्ले मिंटो एक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि देखो इस समय मिंटो जो है, तो मिंटो क्या थे, तो मिंटो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये थे गवर्नर जनरल थे। मिंटो कौन थे, तो मिंटो थे गवर्नर जनरल थे। और मार्ले अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन थे, तो ये थे भारत सचिव थे। ठीक है, कौन थे, तो मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो क्या थे, गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के नाम पर क्या किया गया, 1909 में जो एक्ट आया है उसे मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे भारत सचिव पूछ रहा है तो कौन हो जाएंगे, तो क्या आंसर कर रहे हो, तो आप आंसर करोगे लॉर्ड मार्ले हो जाएंगे। ठीक है, कौन, तो लॉर्ड मार्ले जो है, तो ये भारत सचिव थे। मिंटो उस समय अगर हम लोग बात करेंगे तो मिंटो क्या थे, तो मिंटो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्या थे, तो मिंटो जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात आपको याद रखनी है, वो महत्वपूर्ण क्या है, वो महत्वपूर्ण बात यह है, किसी एक्ट के द्वारा पहली बार क्या हो रहा है, तो पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होगी। ठीक है, क्या होगा, पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होगी। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होगी, याद रखेंगे, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, किस एक्ट से होगी, तो इसी 1909 के एक्ट से, मार्लिमेंटो एक्ट से होगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। साम्राज्य की घोषणा किस वर्ष की गई, बताइएगा। तो इंग्लैंड की महारानी है विक्टोरिया। ठीक है, तो इंग्लैंड की महारानी है विक्टोरिया और इन विक्टोरिया जो ये महारानी है, तो इनको क्या किया जाएगा, तो इनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाएगा। और किस वर्ष घोषित किया गया है, तो आप जल्दी से बता देंगे इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना क्या हो जाएगा। तो आपको पता है 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, 1857 की क्रांति के बाद क्या हो रहा है, तो 1858 का एक्ट आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 1857 की क्रांति के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 1858 का एक्ट आ रहा है। ठीक है, और इसी एक्ट के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी एक्ट के द्वारा 1858 में क्या किया जाएगा, तो इंग्लैंड की जो महारानी है विक्टोरिया, उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, ठीक है, वो क्या कर दिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो ब्रिटिश
संसद को या फिर कहेंगे क्राउन को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, संसद को हस्तांतरित कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। तो ये काम किसके द्वारा, तो 1858 के एक्ट के द्वारा होगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो रमेश चंद्र मजूमदार, राम शरण शर्मा, सर सैयद अहमद खान, वी.डी. सावरकर। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, क्या आंसर कर दिएगा, तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे डी कर दोगे, वी.डी. सावरकर। ठीक है, देखो वी.डी. सावरकर जो है इन्होंने 1899 में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, कौन सा, तो 1899 में इन्होंने मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। और यही क्रांतिकारी संगठन 1904 में क्या होगा, तो 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, किसके नाम से, तो 1904 में अगर हम लोग बात करेंगे तो यही क्रांतिकारी संगठन जो है वो अभिनव भारत के नाम से जाना जाएगा, याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर कर दोगे, वी.डी. सावरकर को। ठीक, और इन्होंने ही 1857 की क्रांति को भारत का क्या कहा, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को, ठीक है, 1857 की क्रांति को किसने कहा है, तो आप कहोगे क्रांति को किसने कहा है, तो वी.डी. सावरकर ने कहा। ठीक है, किसने कहा, तो वी.डी. सावरकर ने कहा है। ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को वी.डी. सावरकर ने कहा है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध किससे है, तो बाल विवाह से है, विधवा विवाह से है, यंग बंगाल आंदोलन से, या फिर हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन से। हेनरी विवियन डेरोजियो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत ही चुने हुए प्रश्न आपको हिस्ट्री के करा रहा हूं, और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, पूछे जाने की संभावना है। तो सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो हेनरी विवियन डेरोजियो की बात करेंगे तो इनका संबंध यंग बंगाल आंदोलन से। ठीक है, कहां से, तो यंग बंगाल आंदोलन से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। शुद्धि आंदोलन किस संगठन ने प्रारंभ किया था, बताइएगा क्या हो जाएगा, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो देखो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे हिंदू थे, हिंदू वर्ग के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्या हो गए थे, जो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बन गए थे। ठीक है, क्या हो गए थे, तो हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बन गए थे। तो उन लोगों को दोबारा से अपने धर्म में वापस लाने के लिए क्या किया गया था, शुद्धि आंदोलन चलाया गया था कि आपको दोबारा से हिंदू धर्म में वापस लाया जा सकता है, आपका शुद्धिकरण करके आपको क्या कर सकते हैं, दोबारा से हिंदू बनने का मौका मिल सकता है। तो ऐसे लोग जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, उनको दोबारा से हिंदुज़म में शामिल करने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। और किस संगठन ने शुरू किया है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। क्या आंसर करेंगे, तो आप आंसर करोगे आर्य समाज। ठीक है, क्या करोगे, आर्य समाज करोगे। आर्य समाज की स्थापना कब हो रही है, तो आप आंसर कर देंगे 1875 में, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हो रही है। कौन कर रहे हैं, तो दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं, तो दयानंद सरस्वती जो है तो वो 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपको मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा, तो बंबई में देखने को मिलता है। ये बात और है कि 2 साल बाद 1877 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके लाहौर बना दिया जाएगा। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था, बंबई था, लेकिन 2 ही साल बाद 1877 में इसका मुख्यालय चेंज करके लाहौर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो शुद्धि आंदोलन जो है वो किसने, आर्य समाज ने चलाया है। ठीक है, दयानंद सरस्वती। और इनकी एक पुस्तक भी है, पुस्तक का भी नाम आप याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, क्या नाम है, तो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, या फिर
MG राणा डे। बताइएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? देखो इसी को हम लोग हिंदी में और क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं भारत सेवक समाज। ठीक है, क्या करेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को ही हम लोग भारत सेवक समाज कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हो रही है? तो इसकी स्थापना हो रही है 1905 में। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना हो रही है 1905 में। कौन स्थापना कर रहे हैं? आप आंसर करोगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, क्या करेंगे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले जो है, तो इन्होंने क्या किया, तो भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 1905 में। और इनके संदर्भ में याद रखेंगे कि इन्होंने 1905 में क्या किया है, तो 1905 में कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हो रहा है उसकी अध्यक्षता भी की है। ठीक है, क्या किया है, तो बनारस अधिवेशन 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हो रहा है और उस बनारस अधिवेशन में क्या किया है, तो इन्होंने अध्यक्षता भी की है। ठीक, और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये क्या हो जाएंगे, तो ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो गांधी जी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं और इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना कर दी। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत के एकीकरण में किसका नाम उल्लेखनीय है? बताइएगा, जैसे जर्मनी का एकीकरण करने में बिस्मार्क की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसी तरीके से भारत के एकीकरण करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं कि भारत का बिस्मार्क कहते हैं। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए काम किया, उसी तरीके से भारत के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया था, इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। इनको लौह पुरुष भी कहते हैं, आयरन मैन भी कहते हैं। इसके अलावा इनको 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, किसके, तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान क्या हो रहा है, तो सरदार की उपाधि भी मिलेगी। ठीक है, क्या होगा, तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान इनको क्या होगा, तो सरदार की उपाधि भी इनको मिलेगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन दिया? बताइएगा क्या हो जाएगा, तो गांधी जी को। देखो गांधी जी की बात करेंगे, गांधी जी से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी को बापू किसने कहा, तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे राजकुमार शुक्ल ने कहा। ठीक है, किसने कहा, तो आप कहोगे राजकुमार शुक्ल ने कहा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने कहा। और किसने कहा, और जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इन्होंने लोगों ने क्या किया, गांधी जी को बापू कहा। ठीक, राष्ट्रपिता अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे गांधी जी को महात्मा किसने कहा, महात्मा अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा किसने कहा, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, गांधी जी को महात्मा कहा। इसी तरीके से अगर आपसे क्या कर ले, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर पूछा जाए कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे चर्चिल। ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और उन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले गांधी जी को वन मैन आर्मी किसने कहा, ठीक है, क्या किया, तो गांधी जी को वन मैन आर्मी किसने कहा, तो आप आंसर कर दोगे जो भारत के गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के अगर हम लोग बात करेंगे पहले और भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन, तो उन्होंने क्या किया था, वन मैन आर्मी कहा था। तो इस तरीके से गांधी जी से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है बताएंगे, दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? क्या आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे रविंद्र जो है रामकृष्ण परमहंस। याद रखेंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो दक्षिणेश्वर जो है ये रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कौन है, तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो रामकृष्ण परमहंस अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसके, तो ये विवेकानंद के गुरु हैं। ठीक है, विवेकानंद के गुरु हैं।
ठीक है, विवेकानंद के क्या है, विवेकानंद के गुरु हैं और इन्हीं के नाम पर क्या होगा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होगी। 1897 में क्या होगा, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना होगी और इनको दक्षिणेश्वर के नाम से जाना जा रहा है। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई? कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को स्थापित करने का काम किया गया? 1909, 1942, 1935 या फिर 1919 बताएंगे। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को किस एक्ट से जो है शुरुआत किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1935 के एक्ट से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ इसी एक्ट से अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी एक्ट से केंद्र में क्या हो रहा है, केंद्र में द्वैध शासन भी लागू होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, इसी एक्ट से केंद्र में द्वैध शासन भी लागू होगा, प्रांतीय स्वायत्तता भी दी जा रही है 1935 के एक्ट से। शक्ति विभाजन भी यहीं से होगा। ठीक है, क्या होगा, तो शक्ति विभाजन अगर हम लोग बात करेंगे तो शक्ति विभाजन भी यहीं से होगा। एक अखिल भारतीय संघ की जो बात है वो भी यहीं से होगी। संघात्मक शासन या फिर अखिल भारतीय संघ की अगर हम लोग बात करेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो वो भी यहीं पर बात हो रही है। इसके अलावा संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना अगर हम लोग कहेंगे तो वो भी 1935 के एक्ट में होगा। ठीक है, सब महत्वपूर्ण काम 1935 के एक्ट से किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? विश्वविद्यालय अधिनियम अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आ रहा है कब, 1904 में पारित हो रहा है। ठीक है, कब, तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आ रहा है और ये किसके समय में आएगा ये आपको बताना है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हॉर्डिंग्स, लॉर्ड कर्जन, क्या आंसर कर देंगे? तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कर्जन होगा। कर्जन का जो समय है वो है 1899 से लेकर के 1905 का समय है। ठीक है, किसका, लॉर्ड कर्जन का समय है। ठीक है, और इन्हीं के समय में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया जा रहा है और इनके काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है बंगाल विभाजन। 19 जुलाई 1905 को क्या किया जाएगा, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होगी। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जा रही है और क्या होगा, और अगर हम लोग बात करेंगे तो 16 अक्टूबर 1905, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन क्या हो रहा है, तो बंगाल विभाजन लागू हो रहा है। याद रखिएगा क्या हो रहा है, तो 16 अक्टूबर 1905 से अगर हम लोग बात करेंगे तो बंगाल विभाजन लागू हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर देगा, तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है, क्या आंसर करिएंगे? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो 1876 में स्थापना हो रही है। ठीक है, कब, तो 1876 में स्थापना हो रही है। किसके द्वारा होगी, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, साथ ही साथ याद रखेंगे आनंद मोहन बोस को। ठीक है, क्या याद रखेंगे, तो आनंद मोहन बोस जो है, तो इनका नाम भी याद रखेंगे, आनंद मोहन बोस जो है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है, ये लोग 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और यह कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था मानी जाती है। ठीक है, क्या होती है, यह कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था मानी जाती है। याद रखेंगे, कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था मानी जाती है इंडियन एसोसिएशन को, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। नाम क्या है पुस्तक का, तो आप आंसर करोगे ए नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, ए नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक का नाम है। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। 1932 के सांप्रदायिक उपहार की घोषणा किसके द्वारा की गई? 1932 में सांप्रदायिक उपहार या फिर इसी को कहेंगे सांप्रदायिक पंचांग कहेंगे या फिर इसी को क्या कहेंगे, इसी को कम्युनल अवार्ड कहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो कम्युनल अवार्ड कहेंगे, सांप्रदायिक पंचांग कहेंगे या फिर कम्युनल अवार्ड कहेंगे, इसी को याद रखिएगा। बताइएगा तो क्या हो जाएगा, तो किसके द्वारा, तो आप आंसर कर दोगे यहाँ पर ऑप्शन संख्या किसको कर दोगे, क्या कर दोगे, यहाँ पर ऑप्शन कर दोगे आप ऑप्शन संख्या ए, रैमजे मैकडोनाल्ड को कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1932 में
रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा सांप्रदायिक उपहार, सांप्रदायिक पंचांग या फिर कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया जाएगा। और इसी के विरोध में गांधी जी क्या कर देते हैं, गांधी जी आमरण अनशन शुरू करेंगे। क्या कर देंगे, गांधी जी आमरण, अनिश्चितकालीन क्या कर देते हैं, आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होगा, और फिर गांधी जी को मनाने के लिए, ठीक है, क्या किया जाएगा, गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर देंगे। और फिर गांधी जी को मनाने के लिए क्या होगा, सितंबर 1932 में, सितंबर 1932 में गांधी और अंबेडकर समझौता होगा। क्या हो जाएगा, गांधी जी को मनाने के लिए क्या हो जाएगा, तो दलितों के मुद्दे पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्या होगा, तो एक समझौता होगा, गांधी अंबेडकर समझौता होगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, क्या करेंगे, तो गांधी अंबेडकर समझौता होता है, जिसको हम लोग पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो रैमजे मैकडोनाल्ड यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शिकागो में विश्व धर्म संसद किस वर्ष हुई थी, 1893, 1894, 1895, 1896। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आप बताइए कब हुई थी। और इसी विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए कौन पहुंचते हैं, तो स्वामी विवेकानंद पहुंच रहे हैं। ठीक है, कौन पहुंच रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद इसी विश्व धर्म सम्मेलन में क्या हो रहा है, शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो रही है शिकागो में हो रही है, 1893 में होगी। ठीक है, कब होगी, तो शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। काकोरी ट्रेन डकैती भारत के किस प्रदेश में हुई थी। देखो 1924 में अगर हम लोग बात करें तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हो रही है। कहाँ पर हो रही है, तो कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में होगी। और इसकी स्थापना में दो लोगों के नाम मिलते हैं। एक तो मिलता है राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम, ठीक है, किसका, तो एक तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम मिलता है, और दूसरा जो नाम मिलता है वो है सचिंद्र सान्याल। ठीक है, कौन मिलते हैं, तो दूसरा जो नाम मिलता है वो है सचिंद्र सान्याल। याद रखेंगे, दो लोगों के नाम मिलते हैं। दोनों लोगों ने क्या किया, 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और इसी संगठन ने 1925 में क्या करेंगे, तो लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर क्या करते हैं, तो काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोक करके सरकारी खजाने को लूटने का काम करते हैं। असल में वो खजाना भारतीयों से ही लूटा गया था, और जिसे अब अंग्रेज इंग्लैंड भेजने के फिराक में थे। तो ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाले हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस खजाने को लूटने का कार्य किया 1925 में, उत्तर प्रदेश के कहां पर, तो लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस जेल में बाल गंगाधर तिलक को दीर्घ समय तक रखा गया था। देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है, तो ये याद रखेंगे इनके संदर्भ में कि पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले क्रांतिकारी हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, पत्रकारिता के लिए, ठीक है, पत्राचार के लिए क्या हो रहा है, जेल जाने वाले पहले क्रांतिकारी। ठीक है, जेल जाने वाले पहले क्रांतिकारी हैं। ठीक है, पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले क्रांतिकारी कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक हैं। 1908 में इनको क्या होगा, तो 1908 में इनको, ठीक है, 1908 में 6 साल की जेल हो जाएगी। ठीक है, कितनी, तो 1908 में इनको 6 साल की जेल हो जाएगी। और इनको भेजा कहाँ पर जाएगा, तो इनको भेजा जाएगा, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, मांडले जेल में। ठीक है, कहाँ पर, तो पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक है। 1908 में इनको 6 साल की जेल हो जाएगी और इनको भेजा जाएगा मांडले जेल। और इसी जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, कौन सी, तो इसी जेल में बाल गंगाधर तिलक ने, मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्थिक निकासी के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, बताइएगा। आर्थिक निकासी, या फिर इसी को हम लोग और क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं धन बहिर्गमन का सिद्धांत। ठीक है, क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं धन बहिर्गमन का सिद्धांत। ठीक है, आर्थिक निकासी या फिर इसी को कहते हैं धन बहिर्गमन का सिद्धांत कहते हैं। और ये सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया है, इसी को हम लोग और क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। और इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, तो आप आंसर करोगे क्या हो जाएगा, आप आंसर करोगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है,
और इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, इनकी एक बुक है पुस्तक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, क्या नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी या फिर कहेंगे धन बहिर्गमन या फिर कहेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को याद रखेंगे, ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं और राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले भी पहले व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। धन बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पूना में चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पूना में अगर हम लोग बात करेंगे तो चापेकर बंधु जो है, तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी? क्या आंसर करेंगे, तो चापेकर बंधुओं ने 1897 में। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 1897 में चापेकर बंधु हैं, ठीक है, इन्होंने दामोदर चापेकर और बालकृष्ण, तो जो ये दो चापेकर बंधु हैं, इन्होंने कर्नल रैंड और एमहर्स्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दो अंग्रेज अधिकारी हैं। कौन कौन है, तो एक है रैंड और एक है एमहर्स्ट। ये प्लेग अधिकारी थे और ये अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे थे क्योंकि उस समय भारत में महामारी फैली थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी और अंग्रेज अधिकारी अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे थे। इसलिए चापेकर बंधुओं ने 1897 में इन दोनों अधिकारियों को गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी, कर्नल रैंड और एमहर्स्ट। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। बिपिन चंद्र पाल ने अपने राजनैतिक जीवन के प्रारंभ में निम्न में से क्या थे, बताइएगा। तो बिपिन चंद्र पाल, आपने नाम सुना होगा लाल बाल पाल का। ठीक है, लाल से कौन हो जाते हैं, तो लाल से अगर हम लोग बात करेंगे तो लाला लाजपत राय हो जाते हैं। ठीक है, कौन हो जाते हैं, लाला लाजपत राय हो जाते हैं। बाल से अगर हम लोग बात करेंगे तो बाल से कौन हो जाते हैं, तो बाल से बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। और पाल से अगर हम लोग बात करें तो पाल से कौन हो जाएंगे, तो पाल से बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। तो लाल बाल पाल जो हैं ये क्या थे, तो ये उग्र दल या फिर कहेंगे गरम दल के थे। लेकिन अगर बिपिन चंद्र पाल से पूछा जा रहा है कि अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में क्या थे, तो बिपिन चंद्र पाल जो हैं ये प्रारंभ में उदारवादी थे। ये बात और है कि बाद में ये क्या हो जाते हैं, इनका नाम उग्रवादियों के साथ जुड़ जाता है, गरम दल वालों के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन प्रारंभ में ये क्या थे, तो ये नरम दल के थे, याद रखिएगा, उदारवादी थे। ठीक, ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस वर्ष पुनर्एकीकरण हुआ था? ठीक है, बताइएगा। तो कांग्रेस का पुनर्एकीकरण किस वर्ष हुआ है? आपको पता है कि कांग्रेस का क्या हो रहा है, अगर हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस का विभाजन हो रहा है। ठीक है, आपको याद होगा कांग्रेस का विभाजन हुआ था कब, 1907 में सूरत अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो रहा है। कांग्रेस दो भागों में बढ़ जा रही है, नरम दल और क्या हो रहा है, नरम दल और गरम दल। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, लेकिन आगे चल करके नरम दल और गरम दल फिर से मिलकर के एक हो जाती हैं। और ये कब होंगी, तो ये होंगी 1916 में। याद रखेंगे 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात करेंगे तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो जाते हैं। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की है। किसने की है, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की है। ठीक है, किसने, तो अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की है 1916 की। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बंगाली भाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया? आपको अभी मैंने बताया था कि बंगाली भाजन जो है इसकी घोषणा कब की जाएगी, तो इसकी घोषणा की जाएगी 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की जाएगी। और लागू कब किया जाएगा, तो लागू किया जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया जाएगा। और ठीक है, घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। लेकिन आगे चल करके ये बंगाली भाजन जो है ये रद्द कर दिया जाता है। तो रद्द कब किया जाएगा,
तो 1911 में, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 1911 में अगर हम लोग बात करेंगे तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दिया था, याद रखिएगा। 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम जो है वो अपनी पत्नी मैरी के साथ आए थे, ठीक है, पत्नी मैरी के साथ आए थे, दिल्ली दरबार लगेगा और उसी समय घोषणा की जाएगी 1911 में कि बंगाल विभाजन निरस्त हो रहा है और राजधानी भी शिफ्ट करने की बात की गई थी कि अब राजधानी जो है वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। एक तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप में किस वायसराय की हत्या हुई थी, बताइएगा। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा, तो अंडमान निकोबार में बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा, कौन से वायसराय की हत्या हुई थी। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करते चलेंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर डलहौजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मेयो हो जाएंगे। लॉर्ड मेयो का जो भारत में जो समय है, जो कार्यकाल है, वो है 1869 से लेकर के 72 का, ठीक है, मेयो का समय है। और इन्हीं के समय में क्या हो रहा है, इन्हीं के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि भारत में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी। भारत में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी, तो भारत में पहली जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में, ठीक है। भारत में पहली जनगणना जो है वो 1872 में होगी, किसके समय में, मेयो के समय में। और लॉर्ड मेयो ही वो गवर्नर जनरल वायसराय हैं जिनकी अंडमान निकोबार में क्या हो जाएगा, हत्या कर दी जाती है, ठीक है। अगर आपसे नियमित जनगणना पूछा जाए कि नियमित जनगणना कब शुरू हुई, तो नियमित जनगणना के लिए आप आंसर क्या करोगे, नियमित जनगणना के लिए आप कहोगे 1881 में, किसके समय में, तो आप कहोगे लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना शुरू हो रही है। लेकिन आपसे जब सिर्फ जनगणना पूछेगा कि पहली जनगणना कब हुई, तो आप मेयो को ही आंसर करिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को किसने समाप्त किया। देखो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ये आ रहा है 1878 में, ठीक है। कब आ रहा है, 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आता है, ठीक है। और किसके समय में आएगा, तो याद रखिएगा लिटन ने लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। आपसे पूछ रहा है समाप्त किसने किया, तो समाप्त इसको किया है किसने, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। किसने लगाया था, लिटन ने, और समाप्त किया किसने, रिपन ने, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिपन की बात करें तो इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन को क्या करते हैं, तो स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है, किसको, लॉर्ड रिपन को, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चैट बॉक्स में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता देता हूं कि डेली ये क्लास जो है वो शाम को 6 PM से चलेगी, ठीक है। डेली ये क्लास जो है वो शाम को 6 PM से चलेगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।